Circular flow of income. It's very important concept from national income. Circular flow खाली 11वीं 12वीं के बच्चों के लिए नहीं, इवन those who are preparing for the competitive exams उनके लिए भी ये बहुत important concept है. So listen and watch very carefully. What is circular flow of income? उससे पहले हमें एक concept समझना है कि whenever we learn about different sector of economy, we must know that there are four sectors in economy. How many sectors? Four sectors are in economy. इकोनॉमी को चार सेक्टर में डिवाइड करते हैं. सबसे पहला होता है हाउस होल्ड सेक्टर. सी हाउस होल्ड सेक्टर. हाउस होल्ड सेक्टर इज द ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. जो क्या करता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये जो फैक्टर्स है इनका ओनर होता है हाउस होल्ड सेक्टर. और वो क्या करता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर्म सेक्टर को प्रोवाइड करता है, सप्लाई करता है. देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, it include consumers of all goods and services and also the owner of factors of production. We supply factors like land, labor, capital and entrepreneur and receive income from in return in the form of rent, wages, interest and profit. इसका काम क्या है, सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर्म सेक्टर को सप्लाई करना है और उसके बदले में जो इनकम मिलेगा उसको गुड्स एंड सर्विसेज के लिए स्पेंड करना है. सेकंड सेक्टर है जो उसको बोलते हैं फॉर्म सेक्टर. फॉर्म सेक्टर का काम क्या है, प्रोडक्शन करना. इट इंक्लूड ऑल प्रोड्यूसिंग फॉर्म इन द इकोनॉमी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. द फॉर्म हायर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द हाउसहोल्ड्स. Household consume goods and services to satisfy their wants and firms produces goods and services to make a profit. बहुत सिंपल है. फॉर्म सेक्टर का काम क्या है, हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करेंगे और उस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे और उस गुड्स एंड सर्विसेज को अगेन हाउस होल्ड सेक्टर को सेल करेंगे. ओके, तो ये दो सेक्टर हो गए, पहला हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा फॉर्म सेक्टर. थर्ड सेक्टर है गवर्नमेंट सेक्टर. ओके, गवर्नमेंट सेक्टर इसका क्या काम है, ठीक है. पहला हाउस होल्ड सेक्टर तो कंज्यूमर होता है, फॉर्म सेक्टर प्रोड्यूसर होता है. गवर्नमेंट सेक्टर क्या होता है, इट एक्ट इन टू कैपेसिटीज, एज अ वेलफेयर एजेंसी एंड एज अ प्रोड्यूसर. ओके, कंज्यूमर्स के कल्याण के लिए, कंज्यूमर्स के वेलफेयर के लिए क्या करता है, गवर्नमेंट काम करता है. एंड एज अ प्रोड्यूसर क्या करता है, इट प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज. पब्लिक सेक्टर मतलब प्रोड्यूसर भी होता है और कंज्यूमर भी होता है और लोगों के कल्याण के लिए वो काम भी करता है. और फोर्थ सेक्टर है फॉरेन सेक्टर, जिसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट और एक्सटर्नल सेक्टर. ठीक है, सो ये द फोर सेक्टर. बट इस साल 12th क्लास में आपको खाली दो ही सेक्टर इंपॉर्टेंट है, दैट इज हाउस होल्ड सेक्टर एंड फॉर्म सेक्टर. तो ये दो सेक्टर को फोकस करना है क्योंकि हम देखने वाले हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? सर्कुलर फ्लो, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, ये आपको इकोनॉमी का क्लासिफिकेशन तो बताइए. पर हम अभी यहाँ क्या करने वाले हैं, इकोनॉमी से पैसा कैसा जनरेट होता है, वो कहाँ से कहाँ जाता है और इकोनॉमी में कैसे सर्कुलर मैनर में सर्कुलेट होता रहता है, इसको पढ़ने वाले हैं. तो चलिए पढ़ते हैं व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे. इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, its distribution among the factors of production, and finally its circulation from household to the firms in form of consumption expenditure on goods and services. इस डेफिनेशन में सब कुछ आ गया है. ये क्या दिखाता है, जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. जब भी कोई गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, मतलब क्या होता है, वहाँ प्रोडक्शन प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं प्रोडक्शन फेज. ओके, और उसी प्रोडक्शन फेज में इनकम का जनरेशन होता है क्योंकि फोर फैक्टर्स होते हैं. फोर फैक्टर का एक वहाँ कंट्रीब्यूशन होता है, उसके वजह से प्रोडक्शन होता है, तो वहाँ इनकम का जनरेशन होता है. उसके बाद क्या होता है कि वो इनकम डिस्ट्रीब्यूट होता है अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनके जो ओनर से उनके
बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और फाइनली वो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उस मनी को स्पेंड करते हैं फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, यही इस डेफिनेशन से समझ में आता है, और इसी से हमें तीन फेजेस ही पता चल जाते हैं। ओके, फर्स्ट फेज है प्रोडक्शन फेज, जिसको हम बोलते हैं जनरेशन ऑफ इनकम। ठीक है, सेकंड फेज होता है इनकम फेज, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, एंड थर्ड फेज होता है एक्सपेंडिचर फेज, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ओके, सो दीज आर द थ्री फेजेस ऑफ इनकम, जहां से पैसा क्या होता है, सर्कुलेट होता रहता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देयर आर थ्री डिफरेंट फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो। जनरेशन फेज, इसमें क्या होता है कि फॉर्म सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है, जब प्रोडक्शन होता है उसी समय इनकम का भी जनरेशन होता है। ओके, उसके बाद सेकंड फेज होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनका रिवार्ड को अलॉट किया जाता है, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एंड थर्ड फेज में क्या होता है, जिसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर, जो पैसा एज अ रिवार्ड मिला है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो पैसा क्या करते हैं, वो खर्च करते हैं। ओके, so in disposition phase or in the expenditure phase, the income received by factors of production is spent on goods and services produced by a farm. So these are the three different phases of circular flow. Okay, generation phase, distribution phase, and the disposition phase. There are two types of circular flow. Okay, real flow and a money flow. A difference between real flow and money flow frequently एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये कंसेप्ट भी आपका क्लियर होना चाहिए। ओके, हम इसको डायरेक्टली डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो में पढ़ते हैं। बस 4 पॉइंट से अच्छे से याद रखने हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज रियल फ्लो। उसका मीनिंग क्या है? मीनिंग इट्स द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड। ओके, रियल फ्लो में क्या आता है, ध्यान में रखना है कि फर्म सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ये क्या है, इट्स रियल फर्म। उसके बाद हाउस होल्ड सेक्टर फर्म सेक्टर को क्या प्रोवाइड करता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड है, लेबर है और अदर फैक्टर्स हैं जो विजिबल होते हैं, जिसको हम सिंपली बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और जो फर्म सेक्टर प्रोवाइड करता है गुड्स, ओके, उसको हम बोलेंगे गुड्स एंड सर्विस को बोलेंगे रियल फ्लो। ओके, अदर हैंड मनी फ्लो में क्या दिया है, इट्स द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड। ओके, इट्स अ फ्लो ऑफ मनी बिटवीन हाउसहोल्ड एंड फर्म्स। जैसे कि हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, जब भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करता है तो उसे को फर्म सेक्टर को पैसा देना पड़ता है। वैसे ही फर्म सेक्टर को भी जब वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हायर करते हैं, उससे उनको हाउस होल्ड सेक्टर को पैसा देना पड़ता है। यहाँ क्या हो रहा है, मनी का एक्सचेंज हो रहा है। ओके, ये मनी का जो एक्सचेंज होता है बिटवीन फर्म सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर, इसको बोलते हैं मनी फ्लो। ओके, देन सेकंड डिफरेंस क्या है, इट इन्वॉल्व एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और मनी फ्लो में क्या होता है, इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी ओनली। मनी फ्लो को नॉमिनल फ्लो भी बोला जाता है, ध्यान रखना है, और रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो भी बोला जाता है। ठीक है, डिफिकल्टीज इन एक्सचेंज। ओके, अभी रियल फ्लो मतलब सिंपली जस्ट इमेजिन करिए आप बार्टर सिस्टम में, मतलब देयर इज नो यूज ऑफ मनी, तो ऐसे बार्टर सिस्टम में ही रियल फ्लो काम करता है। ओके, देयर मे बी डिफिकल्टीज ऑफ अ बार्टर सिस्टम इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड फैक्टर सर्विसेज। ओके, बार्टर सिस्टम में कुछ डिफिकल्टीज आ रही थी, इसी तो मनी का इवोल्यूशन हुआ था, हमें पता है। ओके, तो जो रियल फ्लो होता है वहां डिफिकल्टीज आ सकती है एक्सचेंज में, बट जो मनी फ्लो होता है वहां कोई ऐसा डिफिकल्टी नहीं आता है। ठीक है, इसको हम मनी चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बस अब यहाँ ध्यान रखना कि जो रियल फ्लो होता है उसमें डिफिकल्टीज आती है एक्सचेंज में, बट मनी फ्लो में एक्सचेंज में कोई डिफिकल्टी नहीं आती है। लास्ट में दिया है यहाँ अल्टरनेटिव नेम। ओके, इनका क्या अल्टरनेटिव नेम है, तो रियल फ्लो को बोला जाता है फिजिकल फ्लो। तो रियल फ्लो इज आल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो, एंड मनी फ्लो इज
also known as a nominal flow. Okay, I think यहाँ तक आपका रियल फ्लो एंड मनी फ्लो कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन द सिंपल इकोनॉमी। जो कि इससे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इन अ सिंपल इकोनॉमी। सिंपल इकोनॉमी मतलब टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी में ध्यान रखना है कि ओनली टू सेक्टर्स आते हैं। एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा होता है फॉर्म सेक्टर। ओके, जैसे कि यहाँ दिया है सिंपल इकोनॉमी assumes that existence of only two sectors, that is household sector and a farm sector. Okay, again household sector are owner of factors for production। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हाउसहोल्ड सेक्टर का क्या काम है, दे आर द ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एंड फॉर्म सेक्टर का रोल क्या है, फॉर्म सेक्टर प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज with the help of factors of production. Okay, now in the simplest form of closed economy in which there is no government sector and foreign sector, इन assumption में पढ़ने वाले पर ध्यान में रखना। जब भी टू सेक्टर इकोनॉमी आता है समझ लीजिए कि वहां बस फॉर्म सेक्टर एंड हाउसहोल्ड सेक्टर है। देयर इज नो गवर्नमेंट सेक्टर और देयर इज नो एनी एक्सटर्नल सेक्टर, मतलब कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो रहा है और वहां कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर से ना टैक्स लिए जा रहे हैं ना सब्सिडी दी जा रही है। ओके, तो ये होता है टू सेक्टर इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी और सिंपल इकोनॉमी। ओके, assumptions क्या है, ये जो हम मॉडल पढ़ते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी का उसमें क्या assumptions है। बिकॉज आपको पता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जब भी कुछ ऐसा कंसेप्ट पढ़ते हैं बेसिक कंसेप्ट तो वहां हमें assumptions भी पढ़ने पड़ते हैं। तो क्या assumptions है, चलिए देखते हैं। देयर आर टू सेक्टर्स इन इकोनॉमी। ओके, ध्यान में रखना है दो, देयर आर ओनली टू सेक्टर्स इन इकोनॉमी, दैट इज हाउसहोल्ड्स एंड फॉर्म सेक्टर ओनली। ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर है एंड फॉर्म सेक्टर है, और इसका मतलब क्या है अल्टीमेटली नो गवर्नमेंट सेक्टर एंड नो एक्सटर्नल सेक्टर। The household sector supplies factor services only to firm and firm hire factor services only from household। अगर गवर्नमेंट नहीं है वहां कोई एक्सपोर्ट नहीं है ना इंपोर्ट सेक्टर है, ध्यान रखना है कि हाउस होल्ड सेक्टर जो क्या करता है फैक्टर सर्विसेज सप्लाई करता है ओनली फर्म सेक्टर को करता है, और फर्म सेक्टर भी जो फैक्टर सर्विसेज है हाउस होल्ड सेक्टर से ही हायर कर लेता है। ओके, देन अगला assumption है फर्म प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देयर एंटायर आउटपुट टू द हाउसहोल्ड। फर्म जो भी प्रोडक्शन करती है पूरा का पूरा आउटपुट वो बस खाली हाउस होल्ड सेक्टर को ही सप्लाई करती है। एंड हाउस होल्ड सेक्टर इज फैक्टरी इनकम फॉर देयर सर्विसेज एंड स्पेंड द एंटायर अमाउंट ऑफ ऑन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी इनकम एज अ रिवार्ड उनको मिलता है हाउस होल्ड सेक्टर को पूरा का पूरा वो क्या करते हैं कंजम्पशन के लिए खर्च करते हैं। दैट मीन देयर इज नो एनी सेविंग। देखिए अगला एग्जांपल में हुआ क्या, देयर आर नो एनी सेविंग्स इन द इकोनॉमी, दैट इज नाइदर द हाउसहोल्ड सेव फॉर देयर इनकम फ्रॉम देयर इनकम नॉर द फर्म सेव देयर प्रॉफिट। फर्म सेक्टर भी अपने पास कोई भी प्रॉफिट नहीं रखते, जो इनकम हाउसहोल्ड सेक्टर से मिलता है पूरा का पूरा इनकम वो क्या करते हैं हाउस होल्ड सेक्टर के लिए वो एज अ रिवॉर्ड ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और हाउस होल्ड सेक्टर की जो भी इनको इनकम मिलता है पूरा का पूरा वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए खर्च कर देते हैं। सी दिस इज अ सर्कुलर फ्लो इनटू सेक्टर इकोनॉमी। डायग्राम से आपको पता चल जाएगा। एक साइड में यहाँ देखिए हाउस होल्ड सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर एंड अदर हैंड देयर इज अ फार्म सेक्टर। So there are two sectors only। ये आप इसमें देख सकते हैं household sector provide all factor services to the farm sector। दिख रहा है यहाँ household sector provide all factor services to the farm sector and with the farm sector with the help of that all factors of production farm produces all goods and services and that goods and services again goes to the household sector। तो जो आउटर सर्कल है, ओके आउटर सर्कल है क्या दिखाता है, एक साइड में दिखा रहा है फैक्टर सर्विसेज इन फिजिकल फॉर्म और नीचे वाला पार्ट दिखा रहा है गुड्स एंड सर्विसेज। तो दोनों में क्या है कि
वहाँ फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज वो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये जो आउटर सर्कल क्या दिखाता है, इट शोज रियल फ्लो ऑफ द इनकम। ओके, इट शोज रियल फ्लो ऑफ द इनकम। ओके, यहाँ पे दिया है, so flow of factor services from household to firm and corresponding flow of goods and services from farm to household. Okay, so this outer circle shows what physical flow or the real flow. Now ये जो इनर सर्कल है, ये जो इनर लूप है, ये क्या करता है, देखिए हाउस होल्ड सेक्टर कहाँ से इनकम लेते हैं, फॉर्म सेक्टर से। सी, दिस इज द फैक्टर पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम द फॉर्म सेक्टर बाय हाउस होल्ड। ओके, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में पैसा जनरेट हो गया, कहाँ आ गया, फैक्टर पेमेंट के रूप में हाउस होल्ड के पास। अभी हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा, सेव कुछ नहीं करेगा, पूरा का पूरा पैसा कहाँ जाएगा, एज ए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द फॉर्म सेक्टर। तो यहाँ ये दोनों सर्कल पूरे हो गए। तो जो इनर सर्कल है, ये इनर सर्कल है, ये क्या दिखाता है, मनी फ्लो और द नॉमिनल फ्लो, क्योंकि यहाँ खाली मनी में एक्सचेंज हो रहा है। फैक्टर्स ऑफ पेमेंट मनी में दिए जाते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये भी मनी में दिया जाता है। तो यहाँ क्या होता है, मनी का एक्सचेंज होता है, इसलिए उसको बोलते हैं मनी और नॉमिनल फ्लो। और जो आउटर सर्कल है, यहाँ क्या एक्सचेंज होता है, फैक्टर सर्विसेज एंड गुड्स एंड सर्विसेज, तो इसको बोलते हैं रियल फ्लो। ओके, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। आप अगर एक दो बार इसको सुनेंगे देखेंगे तो आप इसको आसानी से ध्यान में रख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इनटू सेक्टर इकोनॉमी द फॉलोइंग कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन। क्या हमें कंक्लूजन मिलती है इस टू सेक्टर इकोनॉमी के पढ़ने के बाद। सबसे पहला है, ट्रू टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय फर्म इज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय हाउसहोल्ड। ओके, जितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन किया है उसका वैल्यू किसके बराबर होगा, जितना हाउस होल्ड ने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया उसके बराबर ही होगा। ठीक है, तो पहला कंक्लूजन मिल गया, टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय फर्म is equal to total consumption of goods and services by household। तो हाउस होल्ड का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और जो टोटल प्रोडक्शन का वैल्यू बाय द फर्म, ये दोनों हमेशा इक्वल ही रहेंगे। ओके, दूसरा कंक्लूजन मिल जाता है, फैक्टर पेमेंट्स बाय फर्म इज इक्वल टू फैक्टर इनकम ऑफ हाउस होल्ड। फैक्टर पेमेंट एंड फैक्टर इनकम दोनों इक्वल ही होगा। ओके, मतलब जितना फर्म फैक्टर के सर्विसेज के लिए प्रोवाइड करता है हाउस होल्ड सेक्टर के पास, उसको हम क्या बोलेंगे, फैक्टर पेमेंट्स। ओके, कितना है, किसके बराबर होगा, जो भी हाउस होल्ड वाले कंज्यूमर सेक्टर की इनकम के बराबर होगा। सो दिस इज फैक्टर इनकम बाय फर्म इज इक्वल टू फैक्टर पेमेंट इक्वल टू द फैक्टर इनकम। आगे, रियल फ्लो इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर सर्विसेज एंड फाइनल गुड्स। ओके, एंड सर्विसेज इक्वल टू मनी फ्लो बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड। ये दोनों इक्वल क्यों रहेंगे, रियल फ्लो और मनी फ्लो दोनों इक्वल क्यों रहेंगे। ओके, क्योंकि आपको पता है कि जो रियल फ्लो होता है उसका मनी वैल्यू मतलब क्या, सिंपली मनी फ्लो। ओके, ध्यान रखना है, रियल फ्लो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है या फिर फैक्टर सर्विसेज है उसका मार्केट वैल्यू और उसका मनी वैल्यू मतलब होता है मनी फ्लो। ओके, तो इसलिए दोनों ही इक्वल ही रहेंगे। लास्ट में हमें कंक्लूजन मिल जाता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउसहोल्ड इज इक्वल टू फैक्टर इनकम ऑफ हाउसहोल्ड। ओके, जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो हमेशा किसके बराबर रहेगा, फैक्टर इनकम ऑफ हाउसहोल्ड्स। ओके, उसके बाद एक दो कंसेप्ट हमारे बचे हैं, स्टॉक एंड फ्लो। हम इकोनॉमिक्स में बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ने वाले, कुछ कंसेप्ट स्टॉक होते हैं, कुछ कंसेप्ट फ्लो होते हैं। स्टॉक मतलब क्या, जिसको हम क्या करते हैं, कभी भी किसी समय मेजर कर सकते हैं। ओके, और फ्लो मतलब क्या, ऐसे कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिनको मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ समय चाहिए। मतलब हम बोल सकते हैं कि विदिन 12 आवर्स, विदिन 24 आवर्स, विदिन वन डे और विदिन 20 डेज, विदिन वन मंथ, विदिन वन ईयर, ये टाइम ड्यूरेशन जब दिया जाएगा उसको बोलते हैं फ्लो कंसेप्ट। और एक समय दिया जाता है, जैसे कि आज 12 बजे हमारे घर में कितना अनाज है हम बता सकते हैं। ठीक है, आपके अकाउंट में कितने पैसे आज 12 बजे आप बता सकते हैं। ओके, तो ये होते हैं स्टॉक कंसेप्ट। किसी फैक्ट्री के गोडाउन में कितना अनाज है या जो भी प्रोडक्शन कितना है, कहाँ, गोडाउन में या फिर उनके वेयर हाउस में हम
कभी भी बता सकते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, इसको बोलते हैं स्टॉक कंसेप्ट। बट ऐसे कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो हमेशा चेंज होते रहते हैं, जैसे कि हमारा जो इनकम है पर डे पर मंथ चेंज होता रहता है। ओके, अगर आपको कोई पूछेगा आपका इनकम क्या है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या बोलेंगे, एक दिन का बताओ, एक महीने का बताओ, एक साल का बताओ। ओके, तो ये बताने के लिए आपको क्या बताना पड़ेगा, आपको इनकम जब बतानी है, अमाउंट बताना है, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, पर डे पर मंथ या पर ईयर बोलना, मतलब टाइम आपको वहाँ रेफरेंस देना है। तो ऐसे कंसेप्ट को बोलते हैं फ्लो कंसेप्ट। और जो कंसेप्ट ऐसे वेरिएबल्स जो आप कभी भी बता सकते हैं, ठीक है, मेरे 2 घर है या मेरे 4 वेयर हाउसेस है, मेरे 15 बंगलोज है, ये क्या है, स्टॉक कंसेप्ट है, इसको आप कभी भी किसी समय भी मेजर कर सकते हैं। ओके, इसको समझने के लिए अपना ये जो चार्ट है इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो बहुत सिंपल है। जनरली ये बोर्ड एग्जाम में जो हमारे लेट ब्लूमर्स रहते हैं, फिर एवरेज बच्चे होते हैं, उनके लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि वो भी थोड़ा अच्छा सा स्कोर करें। ओके, स्टॉक एंड फ्लो क्या डिफरेंस है, स्टॉक रेफर्स टू द वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ध्यान में रखना है, स्टॉक को एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेजर किया जाता है। और जो फ्लो वेरिएबल्स होते हैं उनको कब कैसे मेजर करते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसको मेजर करने के लिए क्या चाहिए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये ध्यान में रखना है, ये किया जाता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। और फ्लो कब कैसे मेजर होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। टाइम डायमेंशन क्या है, इट डज नॉट हैव एनी टाइम डायमेंशन, ठीक है, आपको स्टॉक बताने के लिए टाइम बताने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि मेरा 1 साल का स्टॉक, 2 साल का स्टॉक ऐसे नहीं बताते हैं हम, क्या होता है अभी मेरे पास कितना स्टॉक है, ओके, ऑन 31 मार्च मेरे पास कितना स्टॉक था, एट पॉइंट ऑफ टाइम। वैसे जो फ्लो कंसेप्ट होते हैं ना, ये टाइम डायमेंशनल होते हैं, जैसे कि आपको एक टाइम बताना पड़ता है, जैसे मैंने बताया कि मेरा पर मंथ इनकम कितना है, मेरा पर ईयर इनकम कितना है, मेरा पर डे इनकम कितना है, तो यहाँ टाइम का रेफरेंस देना जरूरी है एज अ टाइम डायमेंशन। नेक्स्ट है स्टॉक इज अ स्टैटिक कंसेप्ट, स्टॉक इज अ स्टैटिक कंसेप्ट, चेंज नहीं होती है, ओके, एंड फ्लो इज अ डायनामिक कंसेप्ट, ये तो चेंज होती रहती है, आपका इनकम बदलता रहता है, एक दिन का अलग है, एक महीने का अलग है, एक साल का अलग है, तो इट्स अ डायनामिक कंसेप्ट। एग्जांपल्स गिवन जो देखो यहाँ, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया as on 31st March 2020, total number of Maruti car in Delhi, money supply, national wealth and quantity of wheat stored, इस सब के नंबर आपके पास कभी भी आपको कोई पूछेगा तो आप बता सकते हैं, यहाँ एक कंसेप्ट है मनी सप्लाई। थोड़े बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं क्योंकि सप्लाई फ्लो कंसेप्ट होता है, बट यहाँ मनी फ्लोइंग कंसेप्ट है जिसमें सप्लाई वर्ड आ गया है, इस वजह से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बट यहाँ ध्यान रखना मनी सप्लाई इज स्टॉक कंसेप्ट क्यों है, बिकॉज इकोनॉमी में मनी सप्लाई करने वाला एक ही इंस्टीट्यूशन है, दैट इज आरबीआई। और आरबीआई किसी भी समय आपको बता सकती है इंडिया में अपनी इकोनॉमी में मनी का कितना सप्लाई किया हुआ है, ठीक है, तो मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कंसेप्ट। अदर हैंड फ्लो कंसेप्ट देख लीजिए, नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग द 2022 में कितने बच्चों ने जन्म ले लिया, मारुति कार मैन्युफैक्चर्ड इन वर्ल्ड ड्यूरिंग जनवरी 2023, मतलब जनवरी 23 में मारुति ने कितने कार प्रोड्यूस की, ये सब क्या है, फ्लो कंसेप्ट। टाइम डायमेंशन दिया है ना, ओके, टाइम डायमेंशन दिया है तो आपको सिंपली वहां आंसर लिख देना, इट्स अ फ्लो कंसेप्ट। ओके, नेशनल इनकम, ये भी एक साल का, आपको पता है कि हमारे इंडिया में नेशनल इनकम एक फाइनेंशियल ईयर का बताया जाता है। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो कंसेप्ट। आई होप आपको ये कंसेप्ट और जो छोटा सा चैप्टर था अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे, अगर आपको पसंद आया होंगे, तो जरूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट अगर लिखना है तो कमेंट भी लिख सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।